अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के वीडियो में सुनते हैं नॉवल जूश पावर की एपिसोड नंबर 5। इमरान ने फ्लैट में पहुंचकर सर सुल्तान को फोन किया कि वो शुक्रान हुकाम से जूश पावर के बारे में मजीद मालूमात अगर उनके पास हों तो मालूम कर लें। और फिर सर सुल्तान ने वादा किया था कि वो अभी इस सिलसिले में बात करते हैं और फिर वो खुद उसे फ्लैट पर फोन करेंगे। इसलिए इमरान अब सिटिंग रूम में कुर्सी पर बैठा सर सुल्तान की तरफ से आने वाले फोन का शिद्दत से इंतजार कर रहा था, जबकि सुलेमान किसी काम के लिए मरकजी मार्केट गया हुआ था और कहकर गया था कि उसकी वापसी शाम को होगी। जबकि इमरान कुर्सी पर बैठा यही सोच रहा था कि जूश पावर के बारे में हतमी मालूमात कहां से हासिल होंगी। ओल्ड हेनरी ने सिर्फ नॉरक और कर्नल शेफर्ड के बारे में बताया था, लेकिन इमरान जानता था कि नॉरक जैसे बैनुल-अक़वामी शहर में कर्नल शेफर्ड को सिर्फ उसके नाम से तलाश करना तकरीबन नामुमकिन था। वैसे भी शेफर्ड एक्रेमंस का मकबूल आम नाम है। नॉरक में सैकड़ों नहीं तो बेशुमार शेफर्ड मौजूद होंगे। अभी वो बैठा यही सोच रहा था कि फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूं, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में जवाब देते हुए कहा। सुल्तान बोल रहा हूं इमरान बेटे, दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। कुछ मालूम हुआ सर सुल्तान? इमरान ने इश्तियाक अमीज लहजे में पूछा। नहीं इमरान बेटे, वो जूश पावर के बारे में कोई तफसील नहीं जानते, सिर्फ इतना ही उन्हें मालूम है कि उसका हेडक्वार्टर बहरे ओकेनूस के किसी जजीरे पर है, लेकिन कहां है ये मालूम नहीं है, सर सुल्तान ने कहा। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, इमरान ने कदरे ढीले लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम अब इस पर काम नहीं करोगे? सर सुल्तान ने चौंक कर कहा। नहीं सर सुल्तान, काम तो बहरहाल करना है, क्योंकि शुक्रान के साथ साथ ज़र्ब मुस्लिम के सरबराह अबू अब्दुल्ला का भी फोन आया है। वो भी इस टेप के बारे में बेहद मुतफक्किर हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जिससे मुझ पर तारी परेशानी काफी हद तक दूर हो गई है, इमरान ने कहा। कौन सी बात? सर सुल्तान ने चौंक कर पूछा। मैंने जब उन्हें कहा कि अब तक यहूदी मादाम हो चौंक से वो टेप हासिल कर चुके होंगे, इसलिए अब उनके पीछे भागना हमाकत ही होगा, तो उन्होंने कहा कि जूश पावर सिर्फ ज़र्ब मुस्लिम के खिलाफ काम नहीं कर रही, बल्कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके हेडक्वार्टर का खात्मा जरूरी है। और ये बात मेरे दिल को लगी, इसलिए मेरा मिशन पर काम करने या ना करने का तज़-ब-ज़ब खत्म हो गया, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। बात तो उनकी ठीक है, लेकिन तुम इस हेडक्वार्टर का सुराग कैसे लगाओगे? सर सुल्तान ने कहा। अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो मेरी मदद करे, और अल्लाह की जात बड़ी रहीम व करीम है। जब सब रास्ते बंद नजर आए तो खलूसे दिल से अगर दुआ की जाए तो बंद रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब व कामरान करे और तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज। सर सुल्तान ने इंतहाई खलूस भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। कुछ देर तक वो बैठा सोचता रहा कि आखिर किस तरह जूश पावर के बारे में मालूमात हासिल करे, क्योंकि अब बात उलझ गई थी। पहले उसे क्रॉसवर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ओल्ड हेनरी ने बताया था कि जूश पावर का हेडक्वार्टर नॉरक में है और कर्नल शेफर्ड उसका चीफ है, लेकिन अब सर सुल्तान ने बताया कि शुक्रान के मुताबिक जूश पावर का हेडक्वार्टर बहरे ओकेनूस के किसी जजीरे पर वाक़या है। इमरान अब बैठा मुसलसल यही सोच रहा था, लेकिन कोई बात किसी सूरत वाज़िया न हो रही थी। इस बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कोई जरिया उसकी समझ में नहीं आ रहा था, जबकि मिशन की नोयत इंतहाई फौरी थी। जब वो सोचते सोचते थक गया तो उसने भी इख्तियार एक तवील सांस लिया और उठकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो वुजू करके 2 नफल पढ़ेगा और फिर अल्लाह ताला से दुआ करेगा कि वो कोई रास्ता जाहिर कर दे। ये नुस्खा उसकी अम्मा भी ने उसे बताया था और हजारों नहीं तो सैकड़ों बार वो इसका तजर्बा कर चुका था, इसलिए उसे अब भी यकीन था कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से कोई ना कोई रास्ता उसे जरूर दिखाएंगे। 2 नफल पढ़ने और खलूसे दिल से दुआ करने के बाद उसके बेचैन दिल को जैसे सुकून मिल गया और फिर उसने अलमारी से एक किताब निकाली और इसे पढ़ने के लिए वो वापस कुर्सी पर बैठ गया। अभी वो कुर्सी पर बैठा ही था कि कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। इस वक्त कौन आ गया है?
इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर किताब हाथ में पकड़े वो उसी तरह बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि कॉल बेल एक बार फिर बजी थी। कौन है? इमरान ने आदत के मुताबिक कुंडी खोलने से पहले ऊंची आवाज में पूछा। मेरा नाम कैथी है और मैं एक्रिमन हूं। मुझे मिस्टर इमरान से मिलना है। दरवाजे की दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजा एक्रिमन ही था, इसलिए इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि वो किसी कैथी से वाकिफ न था। बहरहाल उसने कुंडी हटाई और दरवाजा खोल दिया। बाहर एक कदरे लंबे कद और मर्दाना बालों की मालिक लड़की खड़ी थी। उसने जीन्स की पैंट पर लेडीज लेदर जैकेट पहनी हुई थी। आप इमरान हैं? उस औरत ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। जी हां, आइए, इमरान ने एक तरफ हटते हुए कहा। शुक्रिया, कैथी ने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर दाखिल हो गई। इमरान ने दरवाजा बंद किया और फिर वो कैथी को साथ लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। मुझे अफसोस है मिस्टर इमरान। यकलख्त इमरान को अकब से कैथी की आवाज सुनाई दी, क्योंकि ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही वो रहनुमाई के लिए आगे था, जबकि कैथी उसके अकब में थी। कैथी की आवाज में ऐसा तासुर था कि इमरान तेजी से मुड़ा और इसी लम्हे उसने सामने खड़ी कैथी के हाथ में सलेंसर लगा मशीन पिस्टल देखा और उसके साथ ही उसे शोला चमकता नजर आया। तो वो अपनी तरबियत के मुताबिक लाशौरी तौर पर यकलख्त गोता खाकर साइड पर हुआ और गोली सामने दीवार से जा टकराई। मशीन पिस्टल शायद डबल सेटिंग का था कि जब चाहो इसमें से रिवॉल्वर की तरह एक गोली निकले और जब चाहो मशीन पिस्टल की तरह गोलियों का ब्रेस्ट बाहर आए। और शायद इस वक्त मशीन पिस्टल सिंगल पर एडजस्ट किया गया था कि इसमें से एक गोली निकली थी। बहरहाल इमरान के गोता लगाते ही कैथी ने अपना हाथ मोड़ा तो इमरान एक बार फिर बिजली की सी तेजी से उछला और इस बार भी गोली उसको तकरीबन छूती हुई निकल गई। लेकिन इसके साथ ही इमरान के हाथ में पकड़ी हुई किताब उसके हाथ से निकलकर पूरी कुव्वत से कैथी के इस हाथ पर लगी जिसमें उसने मशीन पिस्टल पकड़ा हुआ था और उसके साथ ही मशीन पिस्टल उसके हाथ से निकल गया। मशीन पिस्टल हाथ से निकलते ही कैथी उसे उठाने के लिए मुड़ी। बस रुक जाओ वरना, इमरान ने गराते हुए लहजे में कहा। तो कैथी मुड़ते मुड़ते रुक गई, लेकिन उसके चेहरे पर इमरान के हाथ में मशीन पिस्टल देखकर कोई घबराहट पैदा न हुई। मेरा नाम कैथी है, गो मैंने देख लिया है कि तुम मेरी तवक्को से ज्यादा फुर्तीले हो, लेकिन कैथी ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बात करते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि वो फिक्रा मुकम्मल करती, वो यकलख्त किसी फिरकी की तरह घूमी और उसकी लात पूरी कुव्वत से इमरान के इस हाथ पर पड़ी जिसमें उसने मशीन पिस्टल पकड़ा हुआ था और मशीन पिस्टल इमरान के हाथ से निकलकर दूर कोने में जा गिरा। अब संभलो, कैथी ने कहा और इसके साथ ही वो एक बार फिर फिरकी की तरह घूमी और उसने लात इमरान की पसलियों पर मारने की कोशिश की। लेकिन इमरान अब पूरी तरह तैयार था, इसलिए कैथी के घूमते ही वो यकलख्त एक कदम उछलकर पीछे हटा और उसके साथ ही कैथी की घूमती हुई लात जैसे ही उसके सामने से गुजरी, इमरान का हाथ हरकत में आया और इसकी पिंडली पर मखसूस अंदाज में थपकी दी तो कैथी थपकी की वजह से अपनी लात को बर वक्त कंट्रोल ना कर सकी और वो एक और चक्कर खा गई। लेकिन दूसरे लम्हे इमरान की लात हरकत में आई और इस बार कैथी चीखती हुई पहलू के बल पूरी कुव्वत से अकबी दीवार से जा टकराई और फिर नीचे कालीन पर गिर गई। इमरान ने इसके बेकाबू चक्कर के दौरान इसकी पुश्त पर लात की जरब लगा दी थी, जिसके नतीजे में वो उछलकर अकबी दीवार से पूरी कुव्वत से टकराई और नीचे कालीन पर जा गिरी थी। लेकिन इमरान उसकी कुव्वत बर्दाश्त पर इस कदर हैरान रह गया जब वो नीचे गिरते ही उसकी तरफ उछली, जैसे बंद स्प्रिंग अचानक खुल जाने पर उछलता है, और पलक झपकने में वो ड्राइंग रूम के दरवाजे से बाहर राहदारी में जा खड़ी हुई। इमरान उसके पीछे लपका, लेकिन कैथी तो हवा के घोड़े पर सवार थी। वो बिजली की सी तेजी से दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंच गई और हैरत अंगेज तौर पर उसने चिटकनी हटाकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। इमरान उसे पकड़ने के लिए उछलकर आगे बढ़ा और फिर जैसे ही वो उसके पीछे दौड़ता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा, उसकी आंखों में दूर से चमक पड़ी तो वो एक बार फिर लाशऊरी तौर पर गोता लगाकर नीचे जमीन पर जा गिरा और इसके साथ ही उसके जिस्म ने एक झटका खाया और दूसरे ही लम्हे उसका जिस्म फिजा में रोल होता हुआ साइड दीवार को क्रॉस करके अकबी बाग के एक हिस्से में जा गिरा। चमक के फौरन बाद 2 मार राइफल चलने की मखसूस आवाज उसे हल्की सी सुनाई दी थी और वो गोली उसके जिस्म के करीब से निकल गई थी। दूसरा फायर उस वक्त हुआ
جب وہ عقبی باغ میں گرنے کے لیے رول کی صورت میں فضا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اس بار بھی گولی اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ باغ میں گرتے ہی عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر دوڑتا ہوا عقبی باغ کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھا جو سائیڈ روڈ پر نکلتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس پر جس انداز میں حملہ کیا گیا ہے وہ لوگ آخری لمحوں تک جدوجہد کرنے کے قائل ہوتے ہیں، اس لیے دیوار کے اوپر سے بھی کوئی بم پھینکا جا سکتا ہے یا مزید کوئی اور کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس نے سوچا تھا کہ جب وہ انہیں نظر نہیں آئے گا تو لامحالہ یہ لوگ فرار ہونے کی کوشش کریں گے اور وہ انہیں آسانی سے چیک کر لے گا۔ اس لیے وہ دوڑتا ہوا عقبی دروازے سے سائیڈ روڈ پر پہنچا اور پھر وہاں سے وہ واپس چوک پر پہنچا تو اس کی نظریں سامنے گلی سے نکلتی ہوئی سفید رنگ کی کار پر پڑ گئیں۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ایکریمن بیٹھا ہوا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر کیتھی تھی۔ کار گلی سے نکلتے ہی تیزی سے مڑی۔ عمران چند لمحے وہیں رکا رہا، پھر آہستہ آہستہ لیکن محتاط انداز میں چلتا ہوا اپنے فلیٹ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اسے خدشہ تھا کہ سامنے والی بلڈنگ پر ابھی تک 2 مار رائفل سے نشانہ لینے والا موجود نہ ہو، لیکن سیڑھیاں چڑھ کر جب اس نے چھت کا جائزہ لیا تو چھت خالی تھی۔ عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا اوپر فلیٹ پر آیا اور پھر دروازہ اندر سے لاک کر کے وہ تیزی سے سٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہیکل رجسٹریشن آفس کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریٹل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیے۔ وہیکل رجسٹریشن آفس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ کافی سپاٹ تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس سے کرنل شہزاد بول رہا ہوں، عمران نے لہجہ بدل کر اور بارود بناتے ہوئے کہا۔ یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت نرم پڑ گیا تھا۔ ایک کار کا نمبر نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ نمبر کس کے نام رجسٹرڈ ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، بتائیں سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اس کار کا رجسٹریشن نمبر بتا دیا جس میں اس نے کیتھی کو بیٹھی دیکھا تھا۔ ہولڈ کریں سر، میں کمپیوٹر سے معلوم کر کے بتاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن میں خاموشی چھا گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ سر، یہ کار گولڈن کلب کے مالک ہیوگر کے نام رجسٹرڈ ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھی طرح چیک کر لیا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اس بارے میں معمولی سی غلطی تمہاری موت کا باعث بن سکتی ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، میں سمجھتا ہوں سر، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے قدرے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر عقبی الماری میں سے اس نے ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لا کر اپنے سامنے میز پر رکھ کر اس نے اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ تم اس وقت کہاں ہو، اوور، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہنی مون کلب میں باس، اوور، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گولڈن کلب اور ہیوگر کے بارے میں کچھ جانتے ہو، اوور، عمران نے پوچھا۔ یس باس، گارڈن روڈ پر بڑا مشہور کلب ہے اور ہیوگر اس کا مالک اور مینیجر ہے، اوور، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ ہیوگر اپنے آفس میں موجود ہوگا، اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کیا تم وہیں سے اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہو یا اسے اغوا کر کے رانا ہاؤس لانا ہوگا، اوور، عمران نے کہا۔ کس قسم کی معلومات باس، اوور، ٹائیگر نے پوچھا تو عمران نے اسے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے اور پھر کار میں اس لڑکی کو جاتے دیکھنے کے بارے میں بتا کر یہ بھی بتا دیا کہ وہیکل رجسٹریشن آفس نے بتایا ہے کہ یہ کار گولڈن کلب کے ہیوگر کے نام رجسٹرڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قاتل ہیوگر سے متعلق ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ باس، یقیناً یہ کار اس نے کسی ایکریمن گروپ کو دی ہوگی یا پھر اس نے انہیں رہائش گاہ مہیا کی ہوگی اور یہ کار بھی اس رہائش گاہ پر ہوگی، اس لیے اس سے اس کے آفس میں ہی معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔
अगर ऐसा है तो इन हमलावरों पर फौरी हमला किया जा सके। ओवर। टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा, क्या इसके ऑफिस में से तमाम मालूमात मिल जाएंगी? ओवर। इमरान ने पूछा। यस बॉस, वो मुझे अच्छी तरह जानता है, इसलिए मैं उससे मिल भी लूंगा और मालूमात भी हासिल कर लूंगा। ओवर। टाइगर ने कहा, नहीं, इस तरह नहीं, तुम ह्यूगर को वहां से अगवा करके राना हाउस ले आओ। बस इतनी एहतियात करना कि किसी को यह मालूम ना हो सके कि इसको मैंने अगवा कराया है। तुम भी अपना मेकअप कर लेना ताकि तुम्हें वहां पहचाना ना जा सके। ओवर। इमरान ने कहा, यस बॉस, आप जवाना को गार्डन रोड पर गोल्डन क्लब भिजवा दें, मैं वहां मौजूद होऊंगा। मुझे उसके ऑफिस के अकबी रास्ते का इल्म है, मैं जवाना के साथ उसे उठा लाऊंगा। ओवर। टाइगर ने कहा, ओके, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने साथ ही पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज सुनाई दी, अल इमरान बोल रहा हूं, जवाना कहाँ है? इमरान ने संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा, यही है बॉस। जोसेफ ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, इसे बुलाओ फोन पर। इमरान ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रिसीवर अलहदा रखे जाने की आवाज सुनाई दी। यस मास्टर, मैं जवाना बोल रहा हूं। कुछ देर बाद जवाना की आवाज सुनाई दी, जवाना, गार्डन रोड पर एक क्लब है, गोल्डन क्लब, टाइगर वहां मौजूद होगा। इस क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर ह्यूगर है, इसे तुमने जिंदा और सही सलामत उठाकर राना हाउस ले आना है। इमरान ने कहा, यस मास्टर। जवाना ने जवाब दिया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया और फिर ड्रेसिंग रूम में चला गया ताकि लिबास तब्दील कर सके। लिबास तब्दील करके वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि कुछ और लोग भी उसे निशाना बनाने के लिए बाहर मौजूद हों और ये जरूरी नहीं कि हर बार आदमी बच जाए। इसलिए उसने बैरूनी दरवाजे को अंदर से इस अंदाज में बंद किया कि सिवाय सलमान के और कोई उसे बाहर से ना खोल सके, और फिर अकबी रास्ते से होता हुआ फ्लैट से बाहर आया और अकबी बाग में से गुजरकर वो साइड रोड से होता हुआ आगे बढ़ता चला गया। अगले ही चौक से उसे खाली टैक्सी मिल गई तो उसने उसे उस रोड पर चलने का कह दिया जिस रोड पर राना हाउस मौजूद था। कैथी और विक्टर दोनों ही अपनी रिहाइशगाह के कमरे में मौजूद थे। इन दोनों के चेहरे लटके हुए थे। ये बहुत बुरा हुआ है। मैंने इसी खदशे के पेश नजर समित को आगे करने की कोशिश की थी। अब वो पूरी तरह होशियार हो गया होगा और हो सकता है कि वो हमारा सुराग लगाकर यहाँ हमारे सिरों को पहुंच जाए। विक्टर ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, वो इंतहाई खतरनाक आदमी है और शायद मेरी जिंदगी का पहला आदमी है जो मुझसे बच गया है। लेकिन कब तक? मैं इसका पीछे इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। कैथी ने बड़े जज्बाती से लहजे में कहा, तुमने बताया नहीं कि अंदर हुआ क्या था कि तुम्हें भागकर बाहर आना पड़ा। विक्टर ने कहा, बस लाशऊरी तौर पर एक छोटी सी हमाकत हो गई जिसका नतीजा हमारे खिलाफ निकला है। कैथी ने कहा, कैसी हमाकत? विक्टर ने चौंक कर पूछा। वो इमरान मुझे लेकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसके अकब में थी और मैंने मशीन पिस्टल निकाल लिया, लेकिन गोली मारने से पहले मैंने उसे कहा कि मिस्टर इमरान, मुझे अफसोस है, अभी मैंने फिक्रा मुकम्मल ना किया था कि वो तेजी से पलट पड़ा। मैंने गोली चलाई मगर वो गोता खा गया और इस तरह वो गोली से बच गया। फिर उसने हाथ में पकड़ी हुई किताब मारकर मेरे हाथ से मशीन पिस्टल निकाल दिया और जब मैंने देखा कि वो मुझ पर काबू पा लेगा तो मैंने उसे बाहर लाकर तुम्हारी राइफल का निशाना बनाने का सोचा और फिर वो मेरे पीछे बाहर भी आ गया, लेकिन तुम्हारा निशाना भी उसका कुछ न बिगाड़ सका और वो गायब हो गया। कैथी ने कहा, वो हवा में रोल होता हुआ एक दीवार की दूसरी तरफ बाग में जा गिरा और फिर गायब हो गया। मैंने दोबारा उसे निशाना बनाया लेकिन वो तो इंसान के बजाय छलावा बना हुआ था। विक्टर ने जवाब देते हुए कहा, अब क्या करना है? हमने बहरहाल उसका खात्मा करना है। मेरा ख्याल है कि मैं मेकअप कर लूं क्योंकि उसने मुझे देख लिया है, और साथ ही खामोशी से रिहाइशगाह भी छोड़ दें क्योंकि मुझे खदशा है कि वो हमारा सुराग लगाता हुआ यहां तक पहुंच जाएगा। कैथी ने कहा, ठीक है, तुम मेकअप करो, मैं ह्यूगर से बात करता हूं। विक्टर ने कहा, ह्यूगर के अलावा तुम्हारे पास कोई और टिप नहीं है? कैथी ने कहा, क्यों? ह्यूगर तो सामने नहीं आया। विक्टर ने कहा, जाते हुए मैंने स्मिथ की लाश वीरान इलाके में फेंक दी थी।
हो सकता है कि वो अब तक दस्तयाब हो चुकी हो और ह्यूगर हम पर भी कोई शक कर सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम खामोशी से ये कोठी छोड़ दें, वरना वो इमरान को भी हमारे बारे में इत्तला दे सकता है या कोई और इकदाम ऐसा कर सकता है जिससे हमें नुकसान पहुंचे, कैथी ने कहा। ओके, एक और टिप भी है, आर्थर की, मैं उससे बात करता हूं, विक्टर ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। वेस्टर्न क्लब का नंबर दें, विक्टर ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया और विक्टर ने मजीद कुछ कहे बगैर क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वेस्टर्न क्लब। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। मिस्टर आर्थर से बात करवाएं, विक्टर ने कहा। आप कहां से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। नॉरक से, विक्टर ने जवाब दिया। ओ अच्छा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। हेलो, आर्थर बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मिस्टर आर्थर, मेरा नाम विक्टर है, कर्नल शेफर्ड ने आपको कॉल की होगी, विक्टर ने कहा। ओह यस सर, हुक्म सर, आर्थर ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। हम इस वक्त इंडस कॉलोनी की एक कोठी में मौजूद हैं। हमें आप इस कॉलोनी या किसी करीबी कॉलोनी में एक रहायशगाह मुहैया कर दें जहां कार भी मौजूद हो, विक्टर ने कहा। कि आप यहाँ पकेशिया के दारुल हुकूमत में हैं? आर्थर ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं और मेरी बीवी कैथी, हम दोनों यहाँ हैं और हमने एक रियल एस्टेट के जरिए ये कोठी हासिल की थी, लेकिन अब हम इसे खामोशी से छोड़कर किसी और कोठी में शिफ्ट होना चाहते हैं। आपको इंतहाई माकूल मुआवजा मिल सकता है, विक्टर ने कहा। यस सर, इस कॉलोनी से मुल्हिका मूनलाइट कॉलोनी की कोठी नंबर 18A में आप शिफ्ट हो जाएं। वहां एक आदमी मौजूद है, उसका नाम ग्रैंड है, वो इंतहाई बाएतमाद आदमी है, वो आपकी खिदमत भी करेगा। मैं उसे फोन कर देता हूँ, आप अपना नाम बता दें तो आपको खुशामदीद कहेगा, आर्थर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तुम ग्रैंड को फोन कर दो, हम वहां पहुंच रहे हैं, विक्टर ने कहा और रिसीवर रख दिया। कैथी इस दौरान दूसरे कमरे में जाकर मेकअप कर चुकी थी और अब इसके बालों का रंग और चेहरे के नकूश खासी हद तक तब्दील हो चुके थे। ठीक है, अब तुम्हें आसानी से नहीं पहचाना जाएगा, हमने मूनलाइट कॉलोनी की कोठी नंबर 18A में शिफ्ट होना है, विक्टर ने कहा। बहुत दूर है या करीब ही है ये कॉलोनी? कैथी ने पूछा। इससे मलहका कॉलोनी बताई गई है, विक्टर ने जवाब दिया। ओह, फिर तो दोनों के दरमियान काफी फासला है, हमें टैक्सी में जाना होगा, कैथी ने कहा तो विक्टर ने इस बात में सर हिला दिया। मैं टैक्सी देखता हूं, विक्टर ने कहा और फिर वो कोठी से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ही उसे खाली टैक्सी मिल गई। वो वापस कोठी में आया और उसने सामान वगैरह टैक्सी में रखा और फिर कैथी और विक्टर दोनों टैक्सी में सवार होकर मूनलाइट कॉलोनी की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो मूनलाइट कॉलोनी में दाखिल हो गए और फिर कुछ देर की तलाश के बाद वो मतलूबा कोठी के सामने पहुंच गए। विक्टर टैक्सी से नीचे उतरा, उसने सतून पर मौजूद कॉल बेल के बटन को प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुला और एक दुबला पतला लेकिन फुर्तीला सा आदमी बाहर आ गया। तुम्हारा नाम ग्रैंड है? विक्टर ने उसको देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यस सर, आप कौन हैं? ग्रैंड ने पूछा। मेरा नाम विक्टर है, वेस्टर्न क्लब के ऑथर ने तुम्हें फोन किया होगा, विक्टर ने कहा। ओह यस सर, आए सर, मैं फाटक खोलता हूँ, आप गाड़ी अंदर ले आए। ग्रैंड का लहजा यकलख्त मुअद्दबाना हो गया और फिर वो तेजी से मुड़कर फाटक के अंदर चला गया तो विक्टर वापस टैक्सी में आकर बैठ गया। दूसरे ही लम्हे बड़ा फाटक खुल गया तो विक्टर के इशारे पर टैक्सी ड्राइवर टैक्सी फाटक के अंदर ले गया और फिर सामान वगैरह उतारने में ग्रैंड ने भी ड्राइवर की मदद की और चंद लम्हों बाद खाली टैक्सी वापस चली गई तो ग्रैंड ने फाटक बंद कर दिया। विक्टर ने कोठी के अंदर पहुंचकर पूरी कोठी का राउंड लगाया और फिर उसने ग्रैंड से शराब लाने का कहकर सिटिंग रूम का रुख किया जहां वो कैथी को छोड़ गया था। अब कोठी भी बदल ली है और मेकअप भी मैंने कर लिया है, लेकिन अब इस इमरान का खात्मा कैसे होगा? कैथी ने कहा। अभी कुछ मत कहो, ग्रैंड शराब दे जाए फिर तबसरा करेंगे, विक्टर ने कहा तो कैथी ने इस बात में सर हिला दिया।